फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर ही आता है। इसमें सबसे पहले हमने जो पढ़ा था दैट इज इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन में आपने ये सीखा था कि जो आपके पास मनी पड़ी है उसको आपको इन्वेस्ट कैसे करना है और कहाँ करना है। उसके लिए 4 फैक्टर थे और 4 इंपॉर्टेंस बताई थी उसकी। देन सेकंड जो था दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें हमने ये सीखा जो मनी इन्वेस्ट करनी है उसके लिए जो फंड रेज होंगे वो कहाँ से होंगे, कौन से फंड से होंगे, ओनर फंड से होंगे या बोरोड फंड से होंगे। एंड द लास्ट इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में आप ये सीखेंगे कि जो भी आपने अर्निंग करी है, जो भी आपने अर्निंग करी है उस अर्निंग में से कितना पोर्शन आपको ओनर्स को दे देता है प्रॉफिट का इन द नेम ऑफ डिविडेंड, और कितना पैसा आपको रोक के रखना है इन द नेम ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। क्लियर? तो डिविडेंड डिसीजन किससे कंसर्न करता है? कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड। सरप्लस फंड मतलब जो आपका प्रॉफिट है, जो आपको पास बचा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजर को इससे रिलेटेड डिसीजन लेना पड़ता है कि जो मेरे पास पैसा प्रॉफिट आया उसका मैं क्या करूं। तो उसके बाद 2 ऑप्शन है। फाइनेंशियल मैनेजर को ये सोचना है कि इसमें से हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, कितना पैसा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं ओनर्स को डिविडेंड के नाम पर। याद रहे पहले भी एक बार बताया था जो प्रॉफिट होता है कंपनी का वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के नाम पर दिया जाता है। क्लियर होगी बात? तो फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि कितना पैसा मैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कर दूं टू द ओनर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड कितना पैसा मैं रोक के रखूं फॉर द फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशंस इन द नेम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन मतलब रोका हुआ, अर्निंग मतलब प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जो आपका रोक के रखा हुआ है फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। एंड ये बहुत अच्छी सोर्स भी होती है आपके फाइनेंस की। क्लियर होगी? बोरोड ये किसके अंदर आती है? ओनर के अंदर आती है। तो डिविडेंड डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजर को बस यही डिसाइड करना है कितना पैसा बांटना है, कितना पैसा रोक के रखना है। अच्छा, इसके अलावा डिविडेंड डिसीजन को एक और नाम से भी बुलाया जाता है, बोर्ड में कई बार इस नाम से भी पूछ लेता है। तो डिविडेंड डिसीजन का एक और नाम होता है जिसे क्या बोलते हैं? रेसिडुअल डिसीजन। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल डिसीजन। रेसिडुअल डिसीजन का क्या मतलब? एक बार हमने पिछले टॉपिक्स में एक बार ये कर चुके हैं। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? बिकॉज, अच्छा इसको क्यों बोलते हैं रेसिडुअल डिसीजन? बिकॉज इट इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसिडुअल इनकम और लेफ्ट ओवर इनकम। ये टर्म पहले भी हम एक बार पढ़ चुके हैं, रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम का मतलब क्या है? सारे खर्चे और सारे इंटरेस्ट वगैरह क्रेडिटर्स के पैसे देने के बाद जो पैसा बच जाता है, हमने पहले भी डिस्कस करा था, जो लास्ट में पैसा बच जाता है वो किसका होता है? ओनर का होता है। सबके पैसे देने के बाद, सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद जो लास्ट में पैसा बच जाएगा वो होता है आपके ओनर्स का। क्लियर की बात? तो उसी पैसे को हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल इनकम। और यही रेसिडुअल इनकम बांटी जाती है किसको? ओनर्स को। यही उनका प्रॉफिट होता है। तो बिकॉज इस डिसीजन में हम क्या डिसाइड कर रहे हैं? कितना पैसा बांटना है, कितना रोक रखना है, वो लास्ट में प्रॉफिट। तो आपके एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए आपने कमाए तो 100 में से 80 बांट देंगे, 20 आपने पैसे रोक के रखने हैं। अब ये जो 100 रुपए आपने कमाए वही आपकी क्या थी? रेसिडुअल इनकम। आपने काम किया था 1000 रुपए का, 900 रुपए आपने खर्चे हो गए, क्रेडिटर को पैसे देने थे, बैंक की इंटरेस्ट देनी थी, ये सब कट गए। जो लास्ट में 100 रुपए बच गया आपका वो होती है आपकी रेसिडुअल इनकम या लेफ्ट ओवर इनकम, जो लास्ट में बचे जो मालिकों को मिलनी है। रेसिडुअल इनकम का मतलब इनकम लेफ्ट आफ्टर सैटिस्फाइंग ऑल दी क्लेमेंट्स। सबके खर्चे काटने के बाद जो पैसा बच जाता है उसे रेसिडुअल इनकम बोलते हैं। और क्योंकि ये डिसीजन इसी से रिलेटेड है, इसीलिए इस डिसीजन का नाम क्या है? रेसिडुअल डिसीजन भी बोला जाता है। क्लियर होगी? तो डिविडेंड डिसीजन में हमें क्या डिसाइड करना है? कितना पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड कितना पैसा रोक कर रखना है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग। और इस डिसीजन का एक और नाम भी है रेसिडुअल डिसीजन। इसके बाद हम करेंगे इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इन डिसाइडिंग कि आपको कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये ज्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए, और कितनी रिटेन अर्निंग, कितना पैसा रोक कर रखना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, किन किन सिचुएशन में डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, किन किन सिचुएशन में डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर होने के बाद तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज अर्निंग। अर्निंग का मतलब कमाई, सीधी सीधी बात है। अब डिविडेंड जो आपका डिपेंड करता है दैट इज सोनली ऑन दी आपकी अर्निंग कितनी है, प्रॉफिट कितना हुआ है। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? जनरली क्या होता है, जो डिविडेंड जैसे इस साल आपको सपोज एक ईयर लेते हैं 2019 एंड 20, तो जो 2019 एंड 20 में आपने अर्निंग करी होगी, 19 और 20 का ईयर कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2020 को।
तो उसके बाद तुरंत डिविडेंड नहीं देते हैं। रीजन बिहाइंड दिस, जब आपका ईयर क्लोज होगा उसके बाद ऑडिट होता है, सीए आते हैं, ऑडिट करने के बाद फिर सीए रिपोर्ट बनाते हैं, फाइनलाइज जो बैलेंस शीट एंड पीएल होती है वो फाइनलाइज करते हैं, साइन करते हैं, उसके बाद कहीं जाके फिर इनकम टैक्स पे होता है। क्लियर हुई बात? तो इनकम टैक्स पे करने के बाद उसके बाद हम देते हैं फिर डिविडेंड। तो इस प्रोसेस में लगभग 6 महीने का टाइम मिलता है आपको। 30 सितंबर 2020 मतलब नेक्स्ट ईयर। आपका नेक्स्ट ईयर कब शुरू हुआ होगा? 1920। आपका ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 2020 को। नेक्स्ट ईयर कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2020 से। और 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक आपके पास 6 महीने का टाइम होता है, जिसके दौरान आपको ये सब कुछ करवाना होता है। उसके बाद डिविडेंड दिया जाता है। मतलब इस साल का जो डिविडेंड होगा वो कब पे होगा? अगले साल। इस साल फिर हम क्या कर सकते हैं? प्रपोज कर सकते हैं कि हम आपको पे करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ प्रपोज कर सकते हैं कि हम आपको अगले साल डिविडेंड पे कर देंगे। तो जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रीवियस ईयर की अर्निंग से दिया जाता है। प्रीवियस ईयर अर्निंग का मतलब जैसे मैंने कहा कि 1920 सपोज आपका प्रीवियस ईयर है, तो 1920 में जैसे ईयर क्लोज होगा आप प्रपोज कर दोगे कि हम आपको अगले साल डिविडेंड देंगे। अब उसमें 6 महीने का टाइम लगता है, वेरीफाई होगा, ऑडिट होगा, फिर इनकम टैक्स जाएगा, उसके बाद डिविडेंड जाना है। तो उसके बाद 6 महीने बाद सितंबर के बाद हम क्या कर देते हैं? उसके बाद डिविडेंड पे करते हैं करंट ईयर में। मतलब पिछले साल का जो डिविडेंड है वो कब पे हो रहा है? इस साल में हो रहा है। एक तो ये बात होगी, ये तो एक तरीका। दूसरा तरीका, कई बार क्या होता है कंपनी मिड सेशन में ही बहुत कमा लेती है। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे जो सैनिटाइजर कंपनी है, उन्होंने जो पूरे साल में अर्निंग करते होंगे वो अभी 2-3 महीने के अंदर ही कर ली होगी। अब उनका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है कि हमने उम्मीद करी थी कि हम इस साल 10 करोड़ रुपए कमाएंगे, वो तो 2 महीने के अंदर ही टारगेट अचीव हो गया। अब और कमाएंगे आगे, अभी भी 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने पड़े। तो वो क्या कर सकते हैं? अब उन्हें पता है, देखिए कमाया है तो देना तो पैसा किसको है? मालिकों को देना ही है। अब हमने इतना कमाई लिया है तो कई बार हम जब ज्यादा कमा लेते हैं तो हम करंट ईयर की अर्निंग में से ही पैसे दे देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो सेम ईयर के अंदर ही प्रपोज हो जाता है और सेम ईयर के अंदर ही पेड हो जाता है। मतलब सब कुछ करंट ईयर में हो जाएगा। ये तभी होगा जब कंपनी अनएक्सपेक्टेड अर्निंग कर ले, इतना कमा ले कि जितना हमने सोचा नहीं तो उससे ज्यादा ही कमा लिया, तो देना तो है ही मालिकों को, तो अभी क्यों ना दे दे। तो प्रॉफिट जो आपके डिस्ट्रीब्यूट करने के 2 तरीके हैं। एक तो जनरल चलता है, वो ये चलता है कि पिछले साल का आपने डिविडेंड पहले प्रपोज करा, इस साल आपने पे कर दिया, और इस साल सपोज आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा हो गई थी तो हम मिड सेशन में पे कर सकते हैं। प्रपोज भी सेम ईयर में हो जाएगा और पेड भी सेम ईयर में हो जाएगा। तो दोनों को मिला के आपका डिविडेंड पे होना है। दोनों को मिला के आपका डिविडेंड पे होना, आपकी अर्निंग बननी है। अब इससे क्या देखिए, अगर आपकी अर्निंग ज्यादा है, मैंने कमाई ज्यादा करी है तो मालिकों को पैसा भी ज्यादा दूंगा, तो सीधी बात है अगर मेरी अर्निंग ज्यादा है तो मेरा रेट ऑफ डिविडेंड भी क्या रहेगा? हाई रहेगा। अगर आप ये ना लिखना चाहो बोर्ड में, आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि अगर मेरी अर्निंग ज्यादा है तो मैं हाई रेट ऑफ डिविडेंड पे करूंगा। और इन केस अगर आपकी अर्निंग कम है, आपकी कमाई इस साल ज्यादा नहीं हुई है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंपनीज को ले लीजिए, अब सामान तो बन नहीं रहा है, फैक्ट्रीज बंद है, प्रोडक्शन बंद है, उनका सेल भी नहीं हो रही है, तो वो इंटरिम तो बांट नहीं सकती किसी भी कंडीशन में। तो इस साल जो भी एंड में एट द एंड ऑफ प्रॉफिट होगा वो अगले साल क्या कर देंगे? पे कर देंगे। मगर इस साल प्रॉफिट कम हुआ है, तो अगर इस बार का जो आपका अर्निंग अगर कम है तो रेट ऑफ डिविडेंड भी क्या जाएगा? कम जाएगा। सीधी बात, आपकी कमाई कम तो डिविडेंड भी कम बांटूंगा। डिविडेंड माने प्रॉफिट ही होता है, तो कमाई कम है तो मैं डिविडेंड बांटूंगा भी कम, और अगर कमाई ज्यादा है तो मैं डिविडेंड बांटूंगा ज्यादा। तो पहला जो पॉइंट था आपका अर्निंग, अगर अर्निंग ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, अर्निंग कम तो डिविडेंड कम। क्लियर हो गई बात? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपका क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी का मतलब कितना स्टेबल है। जैसे पानी स्टेबल रहता है, वैसे आपकी अर्निंग कितनी स्टेबल है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा मैं हर साल 10 लाख रुपए कमाता हूँ, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 20 हजार, कभी 9 लाख 90 हजार, मतलब मेरा इसके आसपास ही बैठता है, तो मेरी अर्निंग क्या है? हर साल की स्टेबल है। तो अगर अर्निंग स्टेबल है तो आप आराम से इजीली हाई रेट ऑफ डिविडेंड दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है इतना तो मैंने कमाना है। इन केस अगर आपकी अर्निंग अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब एक साल कमा लिया 10 लाख, अगले साल कमा लिया 1 लाख, अगले साल फिर आ गए 5 लाख पे, फिर एकदम पहुंच गए 15 लाख पे, तो यहाँ पर आपकी अर्निंग बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। अगर आपकी अर्निंग ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है तो आप हाई रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दे सकते। रीजन बिहाइंड दिस
कि जिस ईयर आपकी अर्निंग ज्यादा होगी उस दिन आपने बोल दिया कि हाई रेट ऑफ डिविडेंड देंगे हर साल, मगर अगले साल फिर कम होगी तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपकी अर्निंग अनस्टेबल है तो इन दैट केस यू मस्ट प्रेफर लो रेट ऑफ डिविडेंड। तो अगर स्टेबल अर्निंग है तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड, अगर अनस्टेबल है तो लो रेट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट आता है आपका कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का क्या यहाँ पर महत्व है? जो भी आपने डिविडेंड देना है वो कहां से देना है? पैसे से। डिविडेंड मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश। आप डिविडेंड पे कर रहे हो इसका मतलब आपसे पैसा जा रहा है आपकी फर्म से, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। अब आपके पास पैसा पड़ा हुआ तभी तो बांटोगे, अगर पैसा है ही नहीं तो बांटेंगे कहां से? इसीलिए अगर आपके पास सरप्लस कैश पड़ा है, अगर आपके पास सरप्लस कैश पड़ा है तो आप हाई रेट ऑफ डिविडेंड दे सकते हैं। इन केस अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैश है, पैसे पड़े ही नहीं है, तो आप फिर डिविडेंड कहां से बांटेंगे? तो लो रेट ऑफ डिविडेंड। तो अगर पैसा पड़ा है तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड दे सकते हैं, और अगर पैसा कम है तो लो रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा। क्लियर हो गया? 3 पॉइंट। सबसे पहला क्या था आपका? अर्निंग। अर्निंग ज्यादा, डिविडेंड ज्यादा, अर्निंग कम, डिविडेंड कम। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अर्निंग अगर स्टेबल रहती है तो हाई रेट, अनस्टेबल रहती है तो लो रेट। नेक्स्ट आपका कैश लोकेशन। अगर सरप्लस कैश है तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड, अगर शॉर्टेज ऑफ कैश है तो लो रेट ऑफ डिविडेंड। क्लियर हो गई इतनी बात?